गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। सो बच्चों, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चैप्टर है। वन थिंग मोर दैट इज कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिए और लेक्चर्स अटेंड करते रहिए। एक दिन छोड़ दोगे तो फिर आपको डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। प्रॉपर नोट्स बनाएं, वीडियो पॉज करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। फिर previous day we have studied what we have studied current, potential difference and उनका रिलेशन क्या होता है। वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर वोल्टेज बढ़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो वहां से जब हमने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी, तो वहां पे एक कांस्टेंट यूज किया था। उस कांस्टेंट का नाम क्या था, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, डिफिकल्टी इन द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू कंडक्टर। ठीक है, तो करंट को फ्लो करने में डिफिकल्टी जो आती है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। लेट अस सपोज आपके पास कंडक्टर है, कोई कंडक्टर 1 ले लेता हूँ, उसकी रेसिस्टेंस है 3 ओम्स। कितनी रेसिस्टेंस है उसकी, 3 ओम्स। ओम से डिनोट किया जाता है, यूनिट क्या है रेसिस्टेंस की। और कंडक्टर 2 है, उसकी रेसिस्टेंस है 5 ओम्स। आपको क्या लगता है किस कंडक्टर में विच कंडक्टर इज गुड वन, और कौन सा कंडक्टर गुड होगा। अब देखो, रेसिस्टेंस यहाँ पे कम है, मतलब ये जो करंट फ्लो कर रहा है उसको रेसिस्ट नहीं कर रहा, उसको रोक नहीं रहा है, उसको आगे जाने दे रहा है। तो कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, इस वाले कंडक्टर की। अब यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेसिस्टेंस ज्यादा का मतलब है करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। करंट फ्लो नहीं कर पाएगा तो ये क्या हो गया, पुअर कंडक्टर। इज इट क्लियर? तो आपको एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है रेसिस्टेंस का क्या मतलब होता है। चलिए फिर बच्चों नेक्स्ट करते हैं, फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर होते हैं जिसपे आपके पास रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर देखो क्या होता है, फर्स्ट होता है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, अब देखो लेंथ ऑफ वायर पे रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, इनका रिलेशन क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ वायर होगी उतनी ज्यादा रेसिस्टेंस होगी। इज इट क्लियर? जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेसिस्टेंस होगी, जितनी कम लेंथ होगी और उतनी कम रेसिस्टेंस होगी। इज इट क्लियर? लेट अस सपोज आप घर पे एक वायर है आपके पास, ठीक है, पतली सी वायर है। अब उस वायर को अगर आप यहां से जोड़ते हो और 100 मीटर दूर ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, फिर आपने मेजर करना घर पे जो करंट होगा ना, करंट की वैल्यू होगी जो, और वहां पे 100 मीटर्स बाद जब आप मेजर करोगे करंट की वैल्यू, तो वहां पे क्या होगी, कम। घर पे ज्यादा होगी बट वहां पे कम होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा क्या हो जाती है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट फ्लो नहीं कर पाता है। करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या होता है, फिर आपके पास रेसिस्टेंस ज्यादा है उसका मतलब। ठीक है, ओके, तो मतलब लेंथ ऑफ वायर हमेशा थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और करंट फ्लो नहीं करेगा। फर्स्ट फैक्टर हुआ ये। चलिए सेकंड फैक्टर क्या बोलता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करती है, R इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। एक बार ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है। ओके, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है मोटाई वायर की। ये अब ये इतना सा, इतनी वायर, जितनी मोटी आप वायर यूज करोगे उतनी कम रेसिस्टेंस होगी, उतनी इजीली आपके पास करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, आप देखो आपके घर में जो मीटर में तार लगी होती है ना, एक वायर लगी होती है, वो कंपैरेटिवली पतली होती है। ठीक है, तो और जो घरों में आप यूज करते हो बल्ब के लिए या घर पे यूज कर रहे हो वो कम, और वो उससे भी छोटी होती है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे जो लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक लाइन, जो पोल टू पोल लाइन जोड़ी होती है, उसकी वायर देखना कितनी मोटी होती है, वो इससे भी मोटी होगी आपके पास, बहुत मोटी वायर होती है। और आप सेंज जाओगे तो सेंज में एक टावर जैसे लगे हुए, टावर ही बोलते हैं उनको, टावर लगे हुए, और उससे इलेक्ट्रिक वायर जो जा रही है उनकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो इतनी मोटी वायर्स होती है, इससे भी मोटी वायर्स होती है वो, इतनी मोटी वायर्स। तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका क्यों इंक्रीज किया जाता है, उनको HT बोला जाता है, हाई टेंशन वायर्स। ठीक है, HT लाइन बोलते हैं उनको। और जो पतली वायर्स होती है जो आपके घरों में भी आ रही है पोल टू पोल, वो कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी होती है, पोल टू पोल जो वायर आ रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों इंक्रीज किया,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसलिए इंक्रीज किया ताकि हमारा क्या है, रेसिस्टेंस कम हो सके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगी, इनवर्स रिलेशन है ना, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, उतना इजीली करंट फ्लो कर सकता है। इसीलिए जो सैंड वगैरह में जो टावर लगे हैं ना, आपने देख लेना, कभी आप आते जाते हो देख लेना आपने, तो उसमें देखना वायर्स कितनी मोटी, इतनी मोटी मोटी वायर्स यूज की जाती है ताकि रेसिस्टेंस कम हो, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास पोल टू पोल आती है ना वायर, जो वो भी देखो कितनी मोटी वायर होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पे कम होगी। और घरों में भी देखो क्या होता है, हम जो वायर करते हैं ना, पोल से अपने घर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए एक वायर लाते हैं, बट अगर उसकी लेंथ आप बहुत ले जाओगे ना तो आपके पास अच्छा करंट नहीं आता है घर में। क्यों? दैट इज दिस रिलेशन, ठीक है। अच्छा, कंबाइन करते हैं इन दोनों को, इट विल बिकम आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको दे दो, इक्वेशन 2 इसको दे दो। कंबाइनिंग 1 and 2, हमने क्या किया, कंबाइनिंग 1 and 2 अच्छे से राइट करना, यू गेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया एंड दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं। अब क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होती है और वहां पे इक्वल टू लगता है तो वहां पे कांस्टेंट यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट यूज किया जाएगा, रो, इसको रो बोलते हैं, RHO, रो, ठीक है। लाइक दिस, ऐसे राइट किया जाता है इसको, रो, ये ऐसे, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी आती तो कांस्टेंट लगा L ओवर A, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। और इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है। क्या है ये, रेसिस्टिविटी, क्या बोला जाता है इसको, रेसिस्टिविटी। ओके, तो रेसिस्टिविटी यहां से फाइंड आउट करते हैं, रो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और राइट कर देता हूं मैं यहाँ पे, कई बार स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी आता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोला जाता है। तो रो क्या बनने वाला है यहाँ से, R इंटू ए ओवर एल, यही बनेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे A आ गया और ये डिनोमिनेटर में आ गया। इज इट क्लियर? अगर आप इसकी यूनिट बनाना चाहो ना तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, देखो आपको बताया यूनिट यहीं से क्रिएट करते हैं इसकी। रो की यूनिट होती है ओम्स, एरिया होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ होगी मीटर में, तो मीटर से स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स मीटर, ठीक है, ओम्स मीटर, ये इसकी यूनिट होती है, ओम्स मीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब इसमें बच्चों। ओके, ठीक है, एक बार फिर से राइट कर लेता हूँ, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब आता है व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, आपको डेफिनेशन आती है व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, आपको आता है व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मैंने आपको कहा है बच्चों, अगर आप साइंस में कुछ करना चाहते हो ना, थिंक लाइक अ मिनी साइंटिस्ट, देन यू कैन डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। सोचना स्टार्ट करो कि घरों पे वायर यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है, पतली यूज हो रही है, मोटी यूज हो रही है, और जो वायर लाइन टू लाइन आ रही है वो कैसे यूज होती है, ठीक है। चलिए अब करते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है। देखो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस देखो, रो इज इक्वल टू आर व्हेन, कब होता है ऐसा, व्हेन लेंथ ऑफ वायर आप 1 मीटर लो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप क्या लिखोगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, स्पेलिंग यही होती है इसकी, ओके, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर is equal to resistance when length of wire is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. Is it clear?
क्या बोला, रेसिस्टिविटी क्या होती है, इज इक्वल टू होती है रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी किसकी, कंडक्टर की, कोई भी कंडक्टर हो सकता है। रेसिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, रेसिस्टेंस के इक्वल होती है। कब होती है, व्हेन लेंथ ऑफ वायर क्या होता है 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तब आप जो स्पेसिफिक, जहां पे स्पेसिफिक वर्ड यूज हो जाता है, ये ऑलवेज रिमेंबर, आपको आगे +1 2 में भी काम आने वाला है। जहां पे स्पेसिफिक वर्ड यूज हो गया ना, उसका मतलब है आपने सबको 1 कंसिडर कर लेना है। यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1, आपने उसको 1 कंसिडर कर लेना है। इज इट क्लियर? तो रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस इन दिस वे योर दिस टॉपिक इज ओवर। फिर चलिए इसी को फर्दर स्टडी करते हैं। वेट, ओके बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। वी हैव स्टडीड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। देखो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है, इफ द वायर इज डबल, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। लेंथ ऑफ वायर क्या करते हैं डबल कर देते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर क्या करते थे, डबल 2L डबल कर दिया। तो व्हाट डू यू थिंक, रेसिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज? आपको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L, क्योंकि डबल कर रहा हूं ना मैं, यहाँ इस केस में क्या हो गया, डबल कर दिया है। अब देखो डबल का मतलब है वायर की लेंथ इंक्रीज हो गई है, और इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट। अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा है वायर का, तो रेसिस्टेंस भी क्या करने वाली है, इंक्रीज, ठीक है। ओके चलिए, कई बार क्या आता है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया जाए, डबल। ओके तो आपको पता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A का मतलब है अब डबल कर दिया तो 2A हो चुका है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो चुका है इंक्रीज, तो रेसिस्टेंस क्या होने वाली है, डिक्रीज। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। सो बच्चों इस चीज को आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपको पता है हमने क्या किया है, कंडक्टर होते हैं, फिर एलॉयज होते हैं, फिर इंसुलेटर होते हैं। अब कंडक्टर क्या होता है, उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, एलॉयज की भी इंसुलेटर के कंपैरिजन में क्या होती है, रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोल सकते हो आप, वो क्या होती है, कम होती है। तो जितनी कम रेसिस्टेंस होती है उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। तो इंसुलेटर्स की तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होती है, बहुत ज्यादा है तो वहां तो करंट पास ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, अच्छा सबसे गुड कंडक्टर कौन सा होता था, इलेक्ट्रिसिटी का। आपको अगर रिमेंबर हो, व्हेन वी स्टडीड मेटल एंड नॉन मेटल, तो वहां पे क्या कहते हैं, सिल्वर सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखो कंडक्टर सबसे पहले सिल्वर लिखा हुआ है, इसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। रेसिस्टिविटी कम का मतलब है रेसिस्टेंस क्या है इसकी, बहुत कम है, रेसिस्टेंस कम है, सबसे कम होती है, तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ओके अब आपने देखा होगा जो बल्ब होता है, कुछ बल्ब ऐसे शेप में होता है, और यहाँ पे ऐसे इसमें वायर लगी होती है, ठीक है, फिलामेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे टंगस्टन यूज किया जाता है, TUNGS, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन एक एलिमेंट है, ये यूज किया जाता है। अब देखो टंगस्टन की रेसिस्टिविटी जो होती है, या रेसिस्टिविटी जो होती है, वो क्या होती है, हाई। अब ये क्या करता है, ये जो करंट को है वो इजीली पास नहीं होने देगा। अगर इजीली पास नहीं होने देगा तो क्या हो जाता है, वो हीटअप हो जाता है। हीटअप होगा तो ग्लो करने लगेगा, ग्लो करेगा तो क्या एमिट करेगा, लाइट एनर्जी। इसीलिए देखो बल्ब में क्या यूज किया जाता है, टंगस्टन। ये याद रखना, क्या यूज किया जाता है, टंगस्टन। क्यों, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी कंपैरेटिवली थोड़ी क्या होती है, हाई, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, फ्लो करेगा तो करेगा बट इसको फोर्स लगेगी बहुत ज्यादा फ्लो करने में, ठीक है। फिर वहां पे क्या हो जाता है, वो टंगस्टन क्या हो जाता है, हीटअप। तो हीटअप होने से क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा, ग्लो करेगा तो वो लाइट एनर्जी एमिट करता है। सिमिलरली अब देखो एलॉय आपने देखा था, वहां पे हमने स्टडी किया था, एलॉय हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, एज कम्पेयर टू द प्योर मेटल जिससे वो बना है उससे। तो देखो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे नाइक्रोम, ये नाइक्रोम किसको यूज करने के लिए, ये भी एलॉय है एक। आप देखो इलेक्ट्रिक रॉड जो होती है, ठीक है, और आयरन होता है, आयरन मतलब प्रेस, और टोस्टर हो गया, टोस्टर, उसमें वायर लगी होती है अंदर, वो उस वायर का नाम क्या होता है, नाइक्रोम वायर होती है वो। अब नाइक्रोम देखो किससे बना है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। देखो निकल, सी से क्रोमियम, ये देखो मैंगनीज हो गया और आयरन हो गया, इन चीजों से बना हुआ है नाइक्रोम, यही से लर्न करवा दिया मैंने, इस चीज से बना है। तो देखो इलेक्ट्रिक रॉड्स जो होती है वहां पे भी एक वायर यूज की जाती है। आप देखो प्रेस, जो आयरन होता है, प्रेस के अंदर भी एक वायर होती है। टोस्टर हो गया, टोस्टर के अंदर भी एक वायर होती है, वो वायर कौन सी होती है, नाइक्रोम। अब नाइक्रोम क्यों किया जा रहा है यूज, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी थोड़ी
हाई होती है, मतलब ये करंट को इजीली पास नहीं होने देगा। तो जब करंट इजीली पास नहीं होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्लो करने लग जाता है, फ्रिक्शन आ जाती है ना, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। जैसे वही है, जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं, वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रन करेंगे तो फ्रिक्शन होगी, क्योंकि भीड़ है बहुत ज़्यादा वहाँ पे अंदर, ठीक है, फ्रिक्शन है वहाँ पे। तो फ्रिक्शन में ऐसे क्या हो जाएगा, हीटअप करेगा, हीटअप होने से क्या करेगा, ग्लो करने से क्या होगा, आपको हीट एनर्जी देगा, वो लाइट एनर्जी देगा। इसीलिए जो आपके पास इलेक्ट्रिक रॉड होगी, हीटर्स जो हो गए, हीटर्स में भी आपके पास ये चीज़ यूज़ की जाती है, यही वायर, ठीक है। और देखो आप ओके, और जो वायर्स होती है ना, वायर्स किस चीज़ के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन वायर्स होती है। ट्रांसमिशन मतलब जो पोल टू पोल वायर होती है ना, वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है कॉपर एंड एल्यूमिनियम से बनी होती है वो, ये भी एक एलॉय है, ठीक है। तो क्या है वो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आपको पता है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसीलिए उसमें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, सो दैट्स इट, ये हो चुका है हमारे पास। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज हम करने वाले हैं अब रेसिस्टर, ठीक है। जैसे कंडक्टर किया, कंडक्टर, इंसुलेटर, अब करते हैं रेसिस्टर, ठीक है। रेसिस्टर्स क्या होते हैं, विच प्रोवाइड रेसिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। कुछ ऐसे डिवाइसेस जो क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे किसको, फ्लो ऑफ करंट को। डिवाइस लिख देता हूँ, डिवाइस, ठीक है, विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करेंगे, रोक देंगे, ठीक है, वो वहां से आगे उसको फ्लो नहीं होने देगा। दैट इज सपोज मेरे पास मानो बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास कम करंट आ गया है, ज्यादा करंट आ गया है, कम करंट आ गया, तो मेरे को क्या है वहां पे यूज करना होगा, आई हैव टू यूज रेसिस्टर, वहां पे रेसिस्टर यूज करना होगा। तो देखो रेसिस्टर कैसे, लेट अस सपोज यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, अब मैं चाहता हूँ मेरे को कम रेसिस्टर आगे कितना चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ पे आगे मेरे को चाहिए 3 एम्पियर का करंट चाहिए मेरे को आगे, ठीक है। आई वॉन्ट मुझे कितना चाहिए, 3 एम्पियर करंट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, रेसिस्टर। तो देखो रेसिस्टर का साइन कैसा होता है, ये रेसिस्टर होता है, देखो ऐसे आपने रेसिस्टर यूज करना है, ठीक है, ये ऐसे, ये रेसिस्टर का साइन होता है, दिस इज द साइन फॉर रेसिस्टर, ये, ठीक है। रेसिस्टर आर से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। अब रेसिस्टर की होती है रेसिस्टेंस, आपको पता है रेसिस्टेंस कैसे होती है, ओम्स में राइट करते हैं, वो क्या हो सकता है, 1 ओम का भी हो सकता है, वो 2 ओम का रेसिस्टर भी हो सकता है, 3 ओम का भी हो सकता है, 4 ओम का भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जितना हमें करंट आगे चाहिए उतना आपको रेसिस्टर यूज करना होगा, उतनी रेसिस्टेंस का रेसिस्टर यूज करना होगा। इज इट क्लियर। अब देखो रेसिस्टर्स जो होते हैं 1-2 कॉम्बिनेशन आता है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आता है सीरीज एंड सेकंड इज पैरेलल। 2 टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं, रेसिस्टर को यूज कर सकते हैं, देखो सीरीज और पैरेलल। वैसे तो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, चलिए फिर भी मैं आपको फिर से अगेन एक बार कर लेते हैं इसको, ठीक है। कौन कौन सी होते हैं कॉम्बिनेशन आपके पास, सीरीज एंड पैरेलल। चलिए बच्चों सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज कर लेते हैं पहले। ये आपके पास वी हैव बैटरी, एक सेल, ये दूसरा सेल, कंबाइन किया, बड़े वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। ये यहाँ पे लेट अस सपोज आई करंट आ रहा है। अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, हमारे पास करंट सेम रहता है, ये R1, ठीक है, और ये आपके पास R2 रेसिस्टर हो गया, ठीक है, और ये मैं 3 रेसिस्टर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये R3 रेसिस्टर यूज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, चलिए फिर यहाँ पे आपके पास मैं एमीटर यूज करता हूँ, करंट मेजर करेगा जो, और यहाँ पे की यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये लाइक दिस। ओके बच्चों, अब आपको पता है जितना करंट यहाँ से आएगा इसमें जाने वाला है, उतना ही करंट यहाँ जाने वाला है, उतना ही करंट यहाँ जाने वाला है, उतना ही करंट यहाँ जाने वाला है। अब आप देखो रिवर है, वो चल रही है, एक ही डायरेक्शन है, उसके पास एक ही पाथ है चलने के लिए, तो वाटर सेम रहने वाला है, जितना स्टार्टिंग में वाटर है वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एज इट इज सेम रहने वाला है। क्लियर, आपको पता है। और सीरीज में क्या होता है, सबकी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, सबका पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं पैरेलल पे, क्योंकि आपको पता है ना पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर मैंने यूज किया, देखो वोल्ट मीटर ऑलवेज कैसे लगता है, पैरेलल में। तो देखो करंट यहाँ पे रिवर डिवाइड होगी ना, जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है ना, देखो वहाँ पे क्या होता है आपके पास, वो पैरेलल होता है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पैरेलल फिर से बना लेता हूँ मैं। ये आपके पास बैटरी लाइक दिस, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये यहाँ पे फर्स्ट रेसिस्टर यूज़ किया। सॉरी, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। देखो नाउ दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एमीटर करंट मेजर करेगा, की लाइक दिस की यूज़ की है, ओके। अब आप देखो ये करंट यहाँ से आई जाने वाला है, ठीक है। अब देखो करंट यहाँ पे ये R1 रेसिस्टर हो गया, ये R2 एंड दिस इज R3 रेसिस्टर। अब क्या होगा, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा I1 और कुछ करंट यहाँ जाने वाला I2 और कुछ करंट यहाँ जाने वाला I3 और लास्ट में तो कंबाइन होने वाला है। देखो रिवर चल रही थी ऐसे ऐसे चल रही थी रिवर, आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गई वो रिवर, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी या 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। जहाँ पे डिवाइड हो जाती है ना चीज़, उसका मतलब है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, रेसिस्टर 2 टाइप से यूज किया जाते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो वोल्ट मीटर यूज करना है, तो ये देखो वोल्ट मीटर यहाँ पे ऐसे यूज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेगा, ये भी पैरेलल में यूज होता है, ठीक है। एक ही वोल्ट मीटर यूज करना पड़ा, यहाँ पे 3 वोल्ट मीटर मेरे को यूज करने पड़े, ओके। तो चलिए बच्चों देखो क्या होता है इस केस में, क्या होता है, अब नेट रेसिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, नेट रेसिस्टेंस। अब सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, मैं राइट कर देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वेरी करता है, वेरी का मतलब होता है चेंज करता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और सेम क्या होता है यहाँ पे, करंट जो होता है दैट इज सेम, करंट क्या है, सेम, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, चलो कोई बात नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में वी लिख लेना है इसको, ठीक है। करंट का मतलब हुआ आई, यहाँ पे क्या होता है, सेम। आप देख लो ना, आई यहाँ से आई इसमें गया, आई इसमें गया, आई इसमें गया, आई सेम रहा यहाँ पे करंट, तो डिफरेंट क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और इस केस में क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, वैसे करंट पहले राइट करना चाहिए था हमें। करंट जो होता है आई, वो क्या रहता है, वो होता है डिफरेंट, वो क्या होता है, डिफरेंट। यहाँ पे ना करंट पहले लिख लेना, इसको 1 नंबर देना और इसको 2। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंट, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या रहता है, V, वो सेम रहता है, देखो सेम रहने वाला है, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसकी नेट रेसिस्टेंस निकाल देते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस कितनी होने वाली, RS नेट रेसिस्टेंस वो कैसे निकलती है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ऐसे निकलती है आपके पास रेसिस्टेंस, ओके। और इस केस में कैसे निकलता है, 1/RS इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो अगर 4 रेसिस्टेंस होगी तो प्लस R4, 5 होगी तो प्लस R5, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, वैसे आने वाला है, राइट करना है इसको। तो आई होप आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंड हो गया हो, ओके बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखो लेट अस सपोज आपको रेसिस्टेंस गिवन है, आपको बोलता है ये 1 ओम है फर्स्ट की रेसिस्टेंस, और फिर 2 ओम्स है और 3 ओम्स है, और बोलता है नेट रेसिस्टेंस निकालो। तो नेट रेसिस्टेंस कितनी बनने वाली है, आपको पता है सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, ये बना आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 ओम्स। आप पास टोटल रेसिस्टेंस कितनी बनेगी, 6 ओम। अच्छा इस केस में आ जाते हैं, इसमें RS कितना होने वाला है, ये होगा 1/RS है ये, ठीक है, 1/RS प्लस 1/2 प्लस 1/R3, यही होता है ना। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6, ये होने वाला है 6 प्लस 3 प्लस 2, वो कितना होगा, 6 3 9 11/6, ठीक है, 11/6। 1/RS क्या है आपके पास, 11/6, ठीक है। तो मतलब RS कितना आने वाला है, RS आपका कितना आने वाला है, कहाँ राइट करूँ, यहाँ राइट करता हूँ, RS कितना आने वाला है, 6/11। यहाँ पे मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया ना, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो ये भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, और ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाने वाला है, ओके। तो मतलब देखो यहाँ पे नेट रेसिस्टेंस क्या होने वाली है, 0.5,
ओम्स, इतनी होने वाली है। तो हमने क्या देखा, जो रेसिस्टेंस होती है ना किसमें, सीरीज में, वो ज़्यादा होती है, और पैरेलल में क्या होती है, रेसिस्टेंस कम होती है। आप देख सकते हो ना, देखो रेसिस्टर हमने वही यूज़ किया, जो यहाँ पे रेसिस्टर यूज़ किए थे वही रेसिस्टर यहाँ पे किए थे। देखो रेसिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम थी, और यहाँ पे 1 ओम 2 ओम 3 ओम यूज़ किया हुआ है। तो हमने नेट रेसिस्टेंस जब निकाली दैट इज 0.5 ओम। चलिए रिजल्ट बनाते हैं इससे। ओके बच्चों, रिजल्ट बनाते हैं। तो हमने थर्ड पॉइंट राइट करना है इसमें, बिकॉज फर्स्ट में तो करंट राइट किया था, और सेकंड में आपने क्या राइट किया था, पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड क्या आ गया, जो रेसिस्टेंस होती है ना यहाँ पे, नेट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस भी आप राइट कर सकते हो। नेट रेसिस्टेंस वो क्या करती है यहाँ पे, इंक्रीज। इस केस में क्या होता है, नेट रेसिस्टेंस इंक्रीज, और इस केस में क्या होता है, नेट रेसिस्टेंस क्या होती है आपके पास, डिक्रीज। रेसिस्टेंस क्या होती है यहाँ पे, डिक्रीज। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं जरा इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकली कैसा होता है। नाउ यू सी, लेट अस सपोज मैं आपके पास क्या क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बल्ब यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लेट अस सपोज घर में मैं सप्लाई यूज की है, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है डोमेस्टिक के लिए, ठीक है, होम सप्लाई के लिए। फिर मेरे घर पे और क्या चल रहा है, लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास हीटर भी चल रहा है, ठीक है, हीटर चल रहा है। फिर आपके पास, मेरे पास लेट अस सपोज और क्या चल रहा है, और एक और ले लेते हैं, फैन भी चल रहा है लेट अस सपोज, ठीक है। और फिर और ले लेते हैं, और क्या ले सकते हो आप, सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, देखो फैन हो गया आपके पास। ऐसा करते हैं ना, इसको इरेज करते हैं, फिर अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। वेट, ओके बच्चों, लेट्स सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूंगा, जो हम डोमेस्टिक वायर जो कनेक्शन करते हैं ना घरों में, वो विच कॉम्बिनेशन वी यूज़, ठीक है, डोमेस्टिकली हम कौन सा यूज़। तो देखो मैंने एसी इनपुट किया, बैटरी तो यूज़ कर नहीं सकते, बैटरी में तो इतनी पावर नहीं होगी कि वो हीटर वगैरह ये जला सके। तो एसी इनपुट, घर में क्या आता है, एसी, घर में क्या आता है, एसी, अल्टरनेट करंट बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसे होता है अल्टरनेट करंट, ऐसे चलती है, वेव की फॉर्म में चलता है करंट, ऐसे, ये वेव की फॉर्म में, इसको बोलते हैं एसी, अल्टरनेट करंट। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। चलिए इसको छोड़िए, अब आ जाओ, देखो जितना करंट यहाँ से जाएगा बल्ब से, उतना ही करंट यहाँ से जाने वाला है, उतना ही करंट यहाँ से जाने वाला है, और उतना ही रेफ्रिजरेटर से जाने वाला है। बट यू सी, बल्ब को चलने के लिए, रन करने के लिए हमें थोड़ा सा करंट चाहिए होता है, और हीटर को चलने के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। वैसे ही फैन को चलने के लिए भी ज़्यादा करंट चाहिए होता है, रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए भी ज़्यादा करंट चाहिए होता है। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सारा करंट एक जैसा जा रहा है सबके लिए, ठीक है। और क्या होता है आपको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाती है, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। देखो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, यहाँ रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इसको कम करंट मिलने वाला है, आगे वाले को कम करंट मिलने वाला है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस इसमें हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो क्या हुआ, आपके जो अप्लायंसेज है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हम घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं। अब आप देखो, लेट अस सपोज और क्या डिसएडवांटेजेस है सीरीज कॉम्बिनेशन के। एक तो फर्स्ट ये हो गया कि इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डिसएडवांटेज बता रहा हूं इसका, डिसएडवांटेज क्या हो गया, इसमें रेसिस्टेंस इंक्रीज होती है, और क्या होता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑल द appliances will not work properly, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब फैन को चलने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए आपको, जितना करंट चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है उसको, क्योंकि वो तो आधा यहीं पे डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है, इसको भी नहीं मिल रहा है उतना करंट, इसको भी नहीं मिल रहा है उतना करंट, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और थर्ड देखो, थर्ड डिसएडवांटेजेस क्या होती है। लेट अस सपोज हमारा बल्ब हो गया फ्यूज, हमारा बल्ब क्या हो गया, फ्यूज। अब ये बल्ब हो चुका है फ्यूज, अब जब बल्ब फ्यूज होता है तो फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। अब देखो जब ये फिलामेंट ब्रेक हो गया तो करंट तो चलेगा ही नहीं, आपके सारे के सारे अप्लायंसेस बंद हो चुके हैं। देखो क्या हुआ, देखो वायर ब्रेक होगी ना, अब जब यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं रहा इन दोनों के बीच, करंट कैसे फ्लो करेगा, तो मतलब ये सारे अप्लायंसेस क्या हो गए, बंद, तो ये इसका लॉस हो गया। चलिए तो ये क्या हो गया, इफ वन ऑफ द डिवाइस लिख सकते हो, डिवाइस विल नॉट वर्क, अगर इनमें से एक वर्क नहीं करेगा ना, देन ऑल द डिवाइसेस
देन ऐसे लिखना, देन इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक एंड नन ऑफ द इक्विपमेंट या अप्लायंस या डिवाइस विल नॉट वर्क। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, इफ वन ऑफ द डिवाइस विल नॉट वर्क देन इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो चुका है हमारे पास, ब्रेक, देन द अदर डिवाइसेस विल ऑल्सो नॉट वर्क। ठीक है, वो वर्क नहीं करने वाले, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। चलिए ठीक है, ये तो समझ आ चुका है कि भाई अब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगा के तो घाटा ही है, वी हैव लॉस। तो देन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसकी एडवांटेजेस है, इसके फायदे हैं कुछ। क्या फायदे हैं, पहला फायदा तो इसका क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया कि इसमें रेसिस्टेंस डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। रेसिस्टेंस क्या होती है, कम, रेसिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा आपके पास, इजीली अप्लाइज, हर एक जो डिवाइस है उससे करंट अच्छे से पास होगा, अच्छे से पास होगा तो सारे जो आपके पास डिवाइसेस है वो गुड वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, रेजिस्टेंस कम होती है, पहली बात। सेकंड क्या होता है, लेट अस सपोज बल्ब हो गया फ्यूज आपके पास, ये बल्ब क्या हो गया, फ्यूज, यहां से जा रहा था I1 करंट, यहां से जा रहा था I2 करंट, यहां से जा रहा है I3 करंट और यहां से जा रहा है I4 करंट, आपका बल्ब हो चुका है फ्यूज। तो चलिए ये हो चुका है यहाँ पे फ्यूज, ऐसे मैं यहाँ वायर दिखाता हूँ, ऐसे ये हो चुका है फ्यूज, फिर भी देखो करंट तो फिर भी चल रहा है। ठीक है, आप देखो ना, यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ मैं आपको, लेट अस सपोज आपकी रिवर आ रही थी, वाटर आ रहा था, आपने उसके आगे क्या लगा दिया, एक वॉल क्रिएट कर दी, वॉल लगा दोगे तो सारे का सारा पानी तो रुक गया। अब क्या हो रहा है, ये रिवर आ रही थी, ये 4 रास्ते बन गए थे आगे। अब देखो अगर एक रास्ते पे आप क्या करते हो, वॉल लगा देते हो तो ये रास्ता तो क्लोज हो जाएगा, चलो मान लिया ये पाथ आपका क्लोज हो चुका है, बाकी ये 3 तो फिर भी चल रहे हैं ना। ठीक है, आप शिमला जा रहे हो, शिमला आप यहाँ से भी जा सकते हो बाय देहा होते हुए और ठेयोग होते हुए, ठीक है, और आप बाय चंडीगढ़ होते हुए तो जा सकते हो, या आप बाय पौंटा होते हुए तो शिमला जा सकते हो। लेट अस सपोज ये रास्ता आपका ब्लॉक हो चुका है, देहा ठेयोग वाला, अगर ये बंद हो चुका है तो आपके पास तो फिर भी रास्ते जाने के लिए। ठीक है, अगर सिंगल रास्ता यही होता कि बस शिमला जाने के लिए एक ही रास्ता और कोई रास्ता नहीं है, तो मतलब वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो फिर आप शिमला जा ही नहीं सकते हो। बट जब ये यहाँ पे रुक चुका है तो बाकी तो फिर भी चल रहे हैं, बाकी डिवाइसेस तो आपके पास फिर भी रन करने वाले हैं। तो सेकंड एडवांटेजेस क्या हुआ, कि इफ द वन इज ब्रेक देन अदर डिवाइसेस विल आल्सो वर्क। ठीक है, आवर सर्किट विल नॉट ब्रेक, जो सर्किट होगा ना वो ब्रेक नहीं करेगा। चलिए थर्ड एडवांटेजेस, वैसे थर्ड पे ये आना चाहिए था और सेकंड पे ये वाला आना चाहिए था जो अब करें। अब देखो बल्ब को चलने के लिए चाहिए मानो 10 वोल्ट, 10 वोल्ट के बल्ब होते हैं ज़्यादा, 50 वोल्ट का बल्ब होता है। आपको फैन को चलने के लिए लगता है 200 वोल्ट, ठीक है, हीटर को चलने के लिए भी वैसे ही ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे जितना करंट इसको चाहिए उतना ही करंट इसको जा रहा है बल्ब को, और जितना करंट फैन को चाहिए उतना ही करंट फैन को जा रहा है, और जितना करंट यहाँ पे हीटर को चाहिए उतना ही करंट उसको जा रहा है, और जितना करंट रेफ्रिजरेटर को चाहिए उतना ही जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो सेम जा रहा था सबको, और ऊपर से रेसिस्टेंस भी ज़्यादा थी, इसीलिए वो तो करंट और कम हो रहा था। मतलब जितना करंट चाहिए होता है उसको रन करने के लिए, वोल्टेज जितनी चाहिए होती है वो उस तक नहीं पहुँच रही थी। बट इस केस में क्या है, सबको इक्वली क्या मिल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस उनको इक्वल करंट और इक्वल वोल्टेज मिल रही है रन करने के लिए। सो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। कई बार आपको ऐसे दिया जाता है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द 3 रेसिस्टर्स आर R1 दिस, R2 दिस, एंड आपको बोलेंगे इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन फाइंड आउट द नेट रेसिस्टेंस। तो आपको नेट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सीरीज होगा तो डायरेक्ट ऐड कर देना, पैरेलल होगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर लास्ट में उसको। ओके, सो दैट्स इट बच्चों, आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो और अच्छे से अंडरस्टैंड करना भी इसको। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं। दैट्स इट, पढ़ते रहिए।